अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, डेफिनेटली कल बड़ा दिन है और इलेक्शन डे है और 20 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। ये बाई इलेक्शंस हैं कि जिन पर कल वोटिंग होगी। लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और चूंकि वोट का हक इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं कहने लगा था वो लोटे लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, लेकिन आई बिलीव कि ये नाउ वीव गॉन पास दैट स्टेज और लोग अब कल के दिन ये तय करेंगे कि कौन होगा वज़ीर आला पंजाब और किसकी हुकूमत होगी पंजाब में। मुकाबला यकीनन बहुत सख्त है और मुकाबला पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान है। दोनों कैंप्स की तरफ से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और जलसे हमने देखा कि ये फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि जी किसका जलसा बड़ा है या किसका जलसा कामयाब है। लेकिन साथ में ये भी हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जलसों के नंबर्स पर यह तय नहीं किया जा सकता कि वोटिंग वाले दिन किसको वोट ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन डे मैनेजमेंट अपनी एक अहमियत रखती है। बल्कि इनफैक्ट कहा जाता है कि जी 50% कैंपेन आपकी वो है और बकिया आपकी 50% इलेक्शन डे मैनेजमेंट है कि किस तरीके से आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं और किस तरह से लोगों को घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशंस पर जाने के लिए ख़ुद भी कोई एफर्ट करते हैं या लोग समझते हैं कि हमें जाकर अपना वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए और अपने वोट के ज़रिए मुंतखब करना चाहिए हुकूमत को। अब कल के रोज़ क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। और दिलचस्प मुकाबला है एज़ वी ऑल नो। और बाई इलेक्शंस, ये बाई इलेक्शंस नहीं लग रहा यूँ है कि जिस तरह जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलमान आबिद साहब ने। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब। जैसे वो ज्वाइन करेंगे उनको भी हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब आपकी तरफ आते हैं। पंजाब की 20 नशिस्तें हैं और इनमें जनूबी पंजाब की नशिस्तें भी हैं, लाहौर की नशिस्तें भी हैं। अगर हम 2018 का रिज़ल्ट देखें तो लाहौर में बिलखुसूस पीएमएलएन को, बल्कि 2013 में भी लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हमेशा से कामयाबी मिली और मकबूल जमात रही। अब इस दफ़ा आपकी नज़र में क्या आप होते हुए देख रहे हैं? आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू विल मेक इट थ्रू, या आपको लग रहा है कि अपसेट भी हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, लाहौर की 4 नशिस्तों पे जो है इलेक्शन हो रहा है और लाहौर हमेशा पीएमएलएन का गढ़ रहा है। लेकिन जो पिछले 2018 के इलेक्शंस थे, वो तो मेरे ख्याल से अब अयां हो गया है कि किस तरीके से इनको एक सपोर्ट के जरिए लेके आए और किस तरीके से हमारी पार्टी को उस वक्त जो है एक टारगेटिंग के जरिए तकसीम किया गया, या कुछ लोग जीप के निशान पे चले गए आखिरी वक्तों पे। और जो उस वक्त नैब किस तरीके से जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का किरदार अदा कर रही थी। खैर, ये पाकिस्तान का जो है तारीख का सबसे बड़ा ज़िमनी इलेक्शन है और इसकी अहमियत भी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का जो नैरेटिव जो इस दौरान है वो यही है कि हमने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। हमने हुकूमत इसलिए ली क्योंकि ये मुल्क एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ पीटीआई हुकूमत इसको लेके जा रही थी। हमने उसको रोका, हमने आईनी तरीके से हुकूमत ली और फिर इन्होंने कोर्ट के जरिए अपना जो है वो आइन चिकनी भी की, उस आईनी अमल को रोकने की हर इसमें जो रुकावट वो डाल सकते थे डाली। फिर कोर्ट्स के जरिए जो जो 63A है उसकी तशरीह भी हुई और फिर इनको भी एक फैसला इनकी मर्जी के मुताबिक मिल गया कि जितने भी मुनहरफ अराकीन थे उनके वोट काउंटिंग भी नहीं हुई और फिर इलेक्शन का दोबारा अनाउंस कर दिया गया। वो उनको पार्टी से भी निकाल दिया, उनको उनकी सीटों से भी बदतरफ कर दिया गया। और अब ये एक जो इनका जो मुतालबा था कि इलेक्शन होने चाहिए, तो एक मिनी इलेक्शन मैं समझता हूं कि बड़े स्केल के ऊपर इनको मिल गए। तो कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है। हम कंफर्टेबल हैं, वो निकालेंगे। और जब मैं मेजॉरिटी सीट्स की बात करता हूं तो मेरा ख्याल है कि हम लोग 16 सीटों से जायद सीटों पे बहुत कंफर्टेबल हैं और हमें वो बड़ी अच्छे तरीके से निकाल लेनी चाहिए। देखिए, पीटीआई का नैरेटिव है कि महंगाई हो गई, बदतरीन 3 माह के अंदर सूरत हाल हो गई। हम समझते हैं अवाम बड़ी बाशऊर है, अवाम समझती है कि महंगाई किस लिए हुई, किस लिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस इस मुल्क में है और किस तो हुकूमत सब ने। कल का जो भी रिजल्ट होगा आप उसको तस्लीम करेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का जो ट्रेडिशन, जिसके अंदर जो भी हुकूमत या जो भी पार्टी हार जाती है इलेक्शन, वो उस इलेक्शन के रिजल्ट को रद्द कर देती है।
और कल जो है वो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस दिया, हमजा शहबाज शरीफ ने भी उनको यकीन दहानी दिलाई। 20 सीटें हैं, मीडिया की आंख जो है वो दिखाएगी सब कुछ। यहाँ ना अली अमीन गंडापुर की तरह, जिस तरह पिछले इलेक्शंस थे वहां मिनिस्टर्स जाके अरबों रुपए की अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, वो ऐसा भी नहीं हुआ। ना हमारा इरादा है कि हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करें और फिर उनसे जो है वो वोट चेंज अच्छा, अली करवाएं। अमीन तो गंडापुर मीडिया की आपने बात की, अली अमीन गंडापुर की पंजाब में दाखिले पर पाबंदी है, क्या नहीं आप समझते कि ये नाइंसाफ़ी है? मतलब ही इज़ अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और उनको एक सूबे में एंट्री से अगर आप इस तरीके से रोकेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। मेरे ख्याल से जो पाबंदी है वो इसलिए है कि वो पहले बेइंतहाशा दफा कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो इलेक्शन का है उसकी धज्जियां उड़ा चुके हैं और वो नोन है, एक नोन ऑफेंडर है इलेक्शन के दौरान जो है कोड को वायलेट करने के लिए। और मुझे नहीं पता ये पाबंदी पंजाब हुकूमत ने लगाई, वो तो नहीं लगा सकती, तो ये अगर ईसीपी ने लगाई है तो उनके पास रिकॉर्ड के मुताबिक लगाई होगी, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक किया। हमारी तरफ से ऐसी कोई वायलेशन आपको इस इलेक्शन में नजर नहीं आई होगी। मरियम नवाज कैंपेन को लीड करती रही, जो कि ना ही इलेक्टेड मेंबर हैं और पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन तरीके से जो है वो कैंपेन चलाई। ठीक है, मैं सलमान साहब की तरफ जाने से पहले क्विकली एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि इन केस यू लूज दीज इलेक्शंस और गवर्नमेंट पीटीआई फॉर्म करती है तो विल यू बी हैप्पीली सिटिंग ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस? मैं अली आपको यकीन दहानी दिलाता हूं कि अगर हम लोग ये सीटें हार गए और हम लोगों ने अपनी मेजॉरिटी ना हम दिखा सके पंजाब असेंबली के अंदर, तो हम बड़े खुशी से ऑपोजिशन की बेंचेस में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि हम आइन में बिलीव करते हैं, हम मुल्क में इंतशार फैलाने में बिलीव नहीं करते और ना ही हम आइन शिकनी में बिलीव करते। तो हम बहुत खुशी से ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे, जो आज पीटीआई को नेशनल असेंबली में करना चाहिए था, जो आज पीटीआई को पंजाब असेंबली में करना चाहिए। ठीक है सलमान साहब, आपने राना साहब को सुन लिया, कॉन्फिडेंट हैं एंड ऑब्वियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप पूछेंगे बिफोर द इलेक्शन या किसी भी कैंडिडेट से आप पूछेंगे तो वो ये पहले से नहीं कहेगा कि जी हम हार तस्लीम कर चुके हैं या वी हैव एक्सेप्टेड कि जी हम कल नहीं जीतेंगे और हमें उस तरह से वोट नहीं पड़ेंगे। तो आपका तज्जिया क्या कहता है कि कल के दिन आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि राना साहब ने जो बातें की हैं उसके पीछे एक वज़न भी है, क्योंकि जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें बहरहाल एक एडवांटेज तो होता है, हुकूमत जिसकी होती है यानी पीएमएलएन के पास एक एडवांटेज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पीएमएलएन एक मजबूत फ्रीक भी है पंजाब की पॉलिटिक्स में, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो 20 सीटें हैं इनमें से कोई 8 के करीब वो नशिस्तें हैं जो सेंट्रल पंजाब से हैं, 12 के करीब या 11 के करीब वो नशिस्तें हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब कभी भी फेवरेट नहीं रहा पीएमएलएन के लिए, एक जहन में रखिएगा। वहाँ ज़्यादातर या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं या दूसरे पार्टियों के लोग जीतते रहे। तो इसलिए ये भी टेस्ट केस होगा कि साउथ में खास तौर पे जो 11 नशिस्तें हैं उस पे पीएमएलएन किस तरह से अपनी बरतरी मेंटेन रख सकती है, जो बात अभी राणा साहब ने की है कि हम 15-16 सीटें जीत जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है कैंपेन का मोमेंटम। अब कैंपेन का मोमेंटम तो देखिए इमरान खान ने बहुत खूबसूरत बनाया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, बड़े बड़े जलसे कर दिए, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि जलसों की बुनियाद पे तो महज इलेक्शन तय नहीं होता ना। लेकिन अगर आप मोमेंटम को देखेंगे तो इमरान खान ने कमाल का मोमेंटम बना दिया और उन्होंने साथ साथ एक काम ये भी किया कि पूरा नैरेटिव भी बिल्ड कर दिया इलेक्शन की धांधली के हवाले से। यानी पहले से ही कॉशन दे दिए कि अगर इंतखाबात में धांधली होगी और ये प्लान कर लिया गया है, एक्स है, जेड गया है, वाई गया है, ये सारा एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया ताकि अगर इलेक्शन के नतीजे उनके हक में ना आए तो उनके पास एक पूरी जस्टिफिकेशन हो कि जी वो इंतखाबात के अंदर रेकिंग हुई है। और ये हमेशा से पॉलिटिकल पार्टियां सारी की सारी करती हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं कि इमरान खान साहब इसके बाद अगर वो इलेक्शन हारते हैं तो वो क्या अपना जवाब पेश करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी राणा साहब ने भी कहा कि क्योंकि इसने डिटरमिन करना है कि अगली चीफ मिनिस्टर कौन होगा पंजाब का, परवेज़ लाई साहब होते हैं या अपना हमजा शहबाज मेंटेन रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी डिस्कस होनी है, वो डिस्कस ये होनी है कि पंजाब का जो फ्यूचर पॉलिटिकल सिनेरियो है अगले जनरल इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें कौन सी पार्टी जो है वो लीड करती हुई नजर आएगी। अगर पीटीआई है तो पीटीआई किस पोजीशन पे खड़ी होगी, पीएमएलएन है तो वो किस पोजीशन पे, क्योंकि इसके अलावा तीसरी एक जमात है जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे, वो है तहरीक लब्बैक, जो हर सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है मोस्टली, और वो फैसला करेगी कितने वोट लेती है और किस पार्टी को डैमेज करती है। पीटीआई को डैमेज किसको डैमेज करेगी? अगर तहरीक लब्बैक को भी वोट पड़ रहा है तो वो वोट किसका टूट के तहरीक लब्बैक की तरफ? पहले तो हम ये कहते रहे ना कि माजी में, और खुद पीएमएलएन कहती रही कि हमारे खिलाफ ये ग्रुप बनाया गया है और हमें तोड़ने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए बनाया गया है। तो पीएमएलएन तो ये खदशा पहले भी इज़हार करती रही है कि हमारा वोट बैंक खराब होगा।
अभी आपने अन्य 240 का इलेक्शन देखा है जहां सिर्फ 55 या 56 वोटों से वो हारे हैं तहरीक लब्बैक वाले, और एमक्यूएम जैसी मजबूत जमात के खिलाफ उन्होंने बहुत क्लोज मैच किया है। तो इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि इन सारे खेल में सेंट्रल पंजाब में खासतौर पे तहरीक लब्बैक क्या परफॉर्म करती है और वो किस पार्टी को डैमेज करती है। जनरली एक परसेप्शन ये है कि वो PMLN का जो वोटर है, अच्छा, ये जो उसके बहुत परसेप्शन करीब है सलमान साहब, ये 2018 के इंतखाबात में मैंने जब जाके मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ हलकों का मैंने दौरा किया था, तो मैंने देखा था कि मुझे बेशुमार लोग ऐसे मिले थे जो कह रहे थे कि जी हमने तो तहरीक लब्बैक को वोट देना है। और फिर जब वोटिंग सामने भी आई, जब नताइज सामने आए, तो पता चला कि वाकई में तहरीक लब्बैक का कोई कैंडिडेट जीत नहीं सका, लेकिन वोट काफ़ी पड़ा है। 10-10, 12-12 हज़ार जो वोट होता है ना सर जी, वो बड़ा वो काउंट करता है किसी की हार और किसी की जीत में। वो खुद तो नहीं जीत सकेंगे, लेकिन वो किसी को हराने में और जिताने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात अभी तक हम मीडिया में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में भी आपने कहा है कि PMLN का वोट टूट सकते हैं, लेकिन 2018 के इंतखाबात में उस वक्त जो सारे मामला चल रहे थे बिफोर द इलेक्शंस और जो वाकयात हुए थे उसकी रोशनी में तो डेफिनेटली वो PMLN का वोट था जो उस तरफ गया है, टूटा। लेकिन अभी पिछले साल का जो ये लाहौर का वाकया था कि जिसमें PTI की जब गवर्नमेंट थी 2021 में और जो एक्शन लिया गया था PTI की तरफ से, तो अब तो ये भी हो सकता है कि PTI का वोट, तो मैंने ये तो कहा आपको कि देखना पड़ेगा कि वो किसका वोट तोड़ते हैं ज्यादा और किसको ज्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि देखना ये ना। अच्छा, इसमें एक और जो बड़ा दिलचस्प पॉइंट ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है, इतनी कैंपेन चली है, जैसे खुद भी अभी राणा साहब ने कहा कि एक बड़ा इलेक्शन बन गया है, इसका टर्नआउट कितना होता है? अगर ये टर्नआउट जाएगा बहुत आगे तक 50+ जाता है तो फिर नतीजा शायद किसी और शक्ल में नजर आएगा। अगर ये नतीजा जो रहता है 30, 35, 40 के दरमियान रहता है तो फिर वो भी हमें नजर आएगा कि वो किसको फेवर करेगा। तो एक टर्नआउट भी बड़ा मैटर करेगा। एक बात मैं बताऊं, दूसरी बात यह है कि देखिए PTI के पास तो लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। PTI तो पहले ही वफाकी हुकूमत से और अपना उनकी खो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने नेशनल असेंबली से अमलन रिजाइन किया हुआ क्योंकि जा नहीं रहे। पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रही, सिर्फ KPK के अंदर हुकूमत है। PMLN के लिए ये इलेक्शन बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं भी अभी अगर इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर वो इलेक्शन हारते हैं तो फिर तो उनकी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह जाएगी, वफाकी हुकूमत, फिर सूबों में तो कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए फिर आप देखिएगा कि उस सूरत में फिर जनरल इलेक्शन की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए एक सिनेरियो जो है ना उसको समझने की कोशिश करें कि ये इलेक्शन जो है PMLN के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, और PTI के पास जो ऑप्शन है कि अगर वो उनके नतीजा उनके हक में नहीं निकलता तो उसके सूरत में फिर होगा ये कि वो एक और दफा दोबारा हंगामा करेंगे, दोबारा उस पर शोर शराबा करेंगे। हो सकता है 25 तारीख का जो अपना चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसका बाइकाट कर दें, उसके 22 को इलेक्शन को बाइकाट कर दें, धरने की बात करना शुरू कर दें, फिर वो इमरान खान का जो पुराना नैरेटिव है इंतखाबी धांधली का वो करना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन जो है ना PMLN और PTI से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होनी है। अभी राणा साहब ने कहा है ना कि जी हमने तो कोई कायदो ज़वाबत की कोई वायलेशन नहीं की। राणा साहब जरा ये बता दें कि ये जो मरियम नवाज जिस तरह से सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर मुख्तलिफ जलसा गाँव में गई हैं और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, वो किस हैसियत से ये प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही थी, वो किस हैसियत से ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज जो पावर्स मिल रही थी वो किस तरीके से की गई थी। इसलिए, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं सिर्फ मरियम के लिए नहीं हुआ, जो भी सूबाई हुकूमत होती है वो इसी तरीके से एंजॉय करती है। KPK के अंदर बाई इलेक्शन होंगे तो KPK की हुकूमत एंजॉय कर रही होगी, सिंध में इलेक्शन हो रहे होंगे तो पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रही होगी। प्रॉब्लम हमारा ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने ही बनाए हुए कायदो ज़वाबत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा है। मुल्तान में ज़ैन कुरैशी पे इल्जाम लगाया, मुल्तान में सलमान नईम पे इल्जाम लगाया कि 10 वोट दे दो या 20 वोट दे दो, एक मोटरसाइकिल ले लो, उसकी वीडियोस भी आ गई हैं। कल हमने देखा कि जनाब यहाँ पे वो जो 167 के अपना हैं PTI के, वो पैसे बांट रहे हैं अपने हाथों से। नजीर चौहान साहब अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं, और इतनी बड़ी नोटों की उन्होंने थद्दी पकड़ी हुई है, 5-5 हज़ार रुपए वो बांट रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर वो पिंडी वाला जो हल्का है PP7, वहां की भी हमने वीडियो देखी है जहां पैसे बट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहां सो रहा है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, और उसको नहीं पता चल रहा कि तकरीरियां तबादले कैसे हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी सवाल बड़े संजीदा है। जी, राणा साहब से यही जो आपने भी पॉइंट रेज किया, इस पर हम राणा साहब से उनकी राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अभी वक्फे से पहले सलमान आबिद साहब ने जो बात मरियम नवाज साहिबा के हवाले से की कि जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिला जब मुख्तलिफ इलाकों में हलकों में जाके उन्होंने जलसे किए, तो इस पर राणा साहब आप क्या रिस्पॉन्ड करते हुए कहेंगे कि क्या ये जो वीडियोज़ और भी आई हैं जिसमें हमने देखा है कि किसी कोई कॉर्नर मीटिंग में PTI की हो रही है, वहाँ पर पुलिस एहलकार पहुँच गए हैं, कोई PTI का किसी हलके में कोई कैंडिडेट है तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस पहुँच गई है, या इस तरह के और मामलात हैं जिसमें PTI की तरफ से शिकायत की जा रही हैं कि जी आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये प्री पोल रेगिंग हो रही है?
देखिए, सबसे पहले तो जो मरियम नवाज हैं, वो एक कौमी सतह की लीडर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जो है उन जलसों में नज़र आती है जो कि इमरान खान से बड़े जलसे होते हैं। और इस तरह की जब एक पॉपुलर लीडर हो, तो उनको सिक्योरिटी मिलती है। इमरान खान को भी सिक्योरिटी मिल रही है और भरपूर तरीके से मिल रही है। उनकी सारी जितने ये जलसे होते हैं, उसके अंदर जो मुकामी इंतजामिया है भरपूर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह मरियम नवाज भी जब जलसों में आती हैं तो वहाँ आखिर एक सिक्योरिटी प्लान होता है। इतनी लाखों की तादाद में अवाम ने आना होता है, वहाँ कोई भी किसी किस्म का भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो उसको कवर करना होता है, तो बिल्कुल उनको भी सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा और भी अगर कोई जलसे होते हैं, चाहे वो कोई मजहबी जमात हो या कोई और भी हो, वहाँ भी हुकूमत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है। ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। जहां तक आपने कहा कि जी ये कोई पुलिस जो है उनकी कैंपेन की के अंदर रुकावट बन रही है, मैं नहीं समझता। उनके भी जलसे जो हैं, मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ, मुकाबले के जलसे हो रहे हैं, खुली आजादी है कैंपेनिंग की। लेकिन अगर कहीं कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन होती है या कहीं कोई लड़ाई झगड़े का खतरा हो, वहां जरूर पुलिस आई होगी। बाकी मैं समझता हूँ कि ईसीपी आजाद है, वहां इनके पास पूरा हक है कि अपनी कंप्लेन्स लेके जाएं। अब अगर कोई सबूत है, एविडेंस है, वो फराहम करें। मीडिया आजाद है, मीडिया को अपने जो है वो सबूत दें। मीडिया जो है वो उसको रेज कर सकता है। उसके बाद कोर्ट्स हैं अवेलेबल। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई कोई बात है कि पीएमएलएन ने सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की है। लेकिन मेहनत जरूर की है कैंपेन्स के अंदर। और यहाँ मैं जरूर आबिद साहब की बात के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि पीटीआई के पास कोई लूज करने के लिए नहीं है अगर वो इलेक्शन भी हार जाती है। मैं नहीं ऐसा समझता। देखिए, पीटीआई के पास 4 साल की परफॉर्मेंस तो थी नहीं, उनकी कतई तौर पे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसके ऊपर वो बात करें। तो उन्होंने एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया जो कि आलमी साजिश का था, और वो जो चोर चोर का वो जो नारा लगाते, तो ये नैरेटिव अगर पीटीआई हार जाती है तो उनका नैरेटिव ये खत्म हो जाएगा और वो उनके पास वो जवाब नहीं रहेगा जो ये कहते थे अभी इलेक्शन कराओ। फिर जी। मैं समझता हूँ दूसरी चीज ये, अब ये जो इन्होंने एक ग्राउंड बिल्ड की है धांधली की कि प्री पोल डिगिंग हो रही है, उसमें इन्होंने इस हद तक इल्जाम लगा दिया कि ईसीपी का जो सरबराह है राजा साहब, वो मरियम नवाज से मिले। यानी कि इस हद तक अवाम के साथ झूठ बोलना, उनको मिसगाइड करना। और ये अवाम इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि एक आदमी हमेशा फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करता है, चाहे वो 35 पंक्चर का हो, खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, और अब ये कि वो मिलने गया। तो ये जो सियासी मफाद के लिए झूठ बोलना और उसको दोहराना, मैं नहीं समझता कि अगर वो ये चीखें भी मारे कि जी धांधली होगी, फलाना हो गया, तो वो जो आपने आया वाली कहानी सुनी है, वो अब इमरान खान पे ठीक है, बिल्कुल लेकिन राना लागू साहब, होती है। लेकिन आप क्या अभी भी, चाहे वो पंजाब हो, विफाक हो, आप अभी भी इसके हक में हैं या यही इरादा रखते हैं? क्योंकि बीच में अप्रैल के बाद से ये कुछ थोड़ी बहुत इंडिकेशंस आ रही थी कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फ्रेश जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर बिलफर्ज आप एक भारी अक्सरियत से ये इलेक्शंस को जीत जाते हैं, मतलब आपको जितने रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उससे ओवर एंड अबव आप चले जाते हैं, तो उसके बाद ये सोचते हुए कि आपकी आवाम में अभी मकबूलियत है एंड डिस्पाइट ऑल द प्राइस हाइक फिर भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो आप असेंबलियों को तहलील करके फ्रेश जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएं ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला हल हो जाए और मुल्क में ये जो एक सिचुएशन है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कब तक होगा, ये भी सब खत्म हो जाए और मुल्क जो है वो एक दफ़ा तसल्ली से अगले 5 साल के लिए ज़हन बना के सब चलें। देखिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना पहले थी ना आज है। कंफ्यूजन एक पार्टी क्रिएट कर रही है एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर, और वो तकसीम और इंतशार की सियासत कर रही है। इनको इलेक्शन चाहिए थे, इलेक्शंस मिल गए, कल रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर उसके बाद भी ये रोना धोएंगे तो क्या गारंटी है कि जनरल इलेक्शंस भी हो जाएं और फिर ये हार जाएं और फिर इंतशार फैलाएं? तो जो जिसने इंतशार फैलाना है वो इंतशार फैलाता जाएगा। देखें, मैं समझता हूं, अगर मैं जितना मईशत को समझता हूं, अभी इलेक्शंस कराना पाकिस्तान के भले में वैसे ही नहीं है। आप आज अभी आपने आईएमएफ से डील की है, फिर आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, तो फिर वो एक कंफ्यूजन जो आलमी इदारे हैं जिसका ट्रस्ट डेफिसिट बदतरीन हो चुका था पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, जो पिछली हुकूमत थी, मुआहदे अपने
करके पैसे लेके और फिर यू टर्न लेना और फिर इस मुल्क को एक जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में डालना, तो अभी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इलेक्शन। मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला जब हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी तो क्लैरिटी आ जाएगी कि फिर इलेक्शन अगस्त 2023 को होगा, उससे पहले नहीं होगा। और हम इस दौरानिये में हमने इस मईशत को स्टेबलाइज करना है। हमने ये जो आज भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, एक थ्रेट है आपके ऊपर कि आज भी शायद आप रेड जोन में ही है मईशत, उसको हमने सिक्योर करना है। और ये सबसे जरूरी है, ये सियासत से भी जरूरी है, ये हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट जो हमारी मकबूलियत है ये उससे भी जरूरी है कि हमने मुल्क के मफाद में फायदे करने हैं और इस मईशत को जो है वो बेहतर करना है, ताकि जब साल 1.5 साल बाद इलेक्शन हो तो उस वक्त ये सूरत हाल ना हो कि इलेक्शन के बाद धमाका फट जाएगा एक मईशत का, जो जिस तरह अभी फटा था। ठीक, सलमान साहब, मईशत की बात अभी राना साहब ने की है, क्या आप समझते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट, जो भी कोई गवर्नमेंट अभी फॉर्म होती है, पंजाब में पीटीआई की है या पीएमएलएन की है, और अगर पीएमएलएन की हो जाती है तो वफाक में भी पीएमएलएन है, पंजाब में भी पीएमएलएन है, तो अगले साल तक, अगस्त तक ये मामलात को इसी तरीके से फिर चलाए रखना चाहिए, ताकि फिर वो जो मईशत की बात हो रही है उसको कुछ थोड़ी सी सपोर्ट मिले, चले 5 साल की ना सही, लेकिन ये तो क्लैरिटी आ जाए कि जी अभी 1 साल पूरा है। लेकिन अब बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आपके यहाँ कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ सफ़र चलेगा ना। अब आप मुझे बता दीजिए, इंतखाबात के नताइज कुछ भी हों, कोई पीटीआई जीते, पीएमएलएन जीते, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप अगले 1 साल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहे हैं? यानी आर्टिकल 6 लगाने के लिए वफाकी काबीना कमेटी बना देती है और कहती है कि इमरान खान के ऊपर, सदर मुमलिकत के ऊपर, कासिम सूरी के ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अब आप गद्दारी के मुकदमे जब आप दर्ज करेंगे तो इससे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? आप लोगों को जब गिरफ्तार करेंगे क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? वो जो हमारा मुल्क का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, वो बार बार कह रहे हैं हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तो क्या इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? क्या अदालती फैसले जो आ रहे हैं इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके नताइज किसी के हक में हो, क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? हालत ये है कि दोनों बड़ी कुव्वतें, पीटीआई भी और पीएमएलएन भी, एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये पीएमएलएन के लोग कहेंगे कि जनाब ये सारा का सारा पीटीआई जाली है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, हम तो इनको ओन नहीं करते। उधर से वो ये कहना शुरू कर देते हैं। तो आपका ख्याल है कि इसके अंदर मईशत जो है ना बड़ी तरक्की कर जाएगी? पता नहीं, राना साहब शायद चला लेंगे अगर चला सकते हैं। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए ना, अभी पिछले दिनों जो कुछ उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास कि हम कोई इकोनॉमिक का कुछ जादू चला के लोगों की जिंदगियों में इनकलाब ला सकें। और ये जो आईएमएफ है इसने एक और काम कर दिया है, अपनी कंडीशंस और सख्त कर दी हैं और साथ साथ कहा है कि जनाब ये जो अब आपको जो पेट्रोल की कीमतें वगैरह की जो कीमतों का तयन हुकूमत करती थी वो भी लेके उन्होंने ओगरा को देने की बात कर दी है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी जिस कमेटी का तयन भी हम करेंगे, तय करेंगे, वो आगे इन चीजों को मॉनिटर करेगी। तो मसला ये है, आप कितना जाके लोगों को माशी तौर पे रिलीफ दे सकेंगे? वो माशी रिलीफ देने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास नहीं है और ना हमें आगे नजर आ रही है। क्योंकि आगे देखिए इलेक्शन ईयर है ना, सारा का सारा ये जो 2022 चल रहा है ये इलेक्शन ईयर है ना, और 2023 का शुरू का पीरियड, इस इलेक्शन ईयर में तो हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर कल के नतीजे में इमरान खान हार जाते हैं तो आपका ख्याल है कि वो घर जाके बैठ जाएंगे, ड्राई वाटर पी के बैठ जाएंगे? वो आएंगे, वो शोर मचाएंगे, इंतखाबी धांधली का रोना रोएंगे, धरना देंगे, फिर एक नया बहरान क्रिएट हो जाएगा, फिर हुकूमत जो है वो एक और नए बहरान की तरफ जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है और मईशत के अंदर कोई बड़े इंकलाब आने वाले हैं। हालत आपकी ये है कि वजीर आजम साहब जो है वो खुद जो है वो बैगिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भी हमें पैसे चाहिए। उनके जो बड़ा दिलचस्प लतीफा जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन आप हमारी मदद करें। हमारी अपनी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, हमने क्या छोड़ा है, मुझे बताइए ना। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत तो चलो आईएमएफ के ऊपर गलत माहिदे कर रही थी, डिपेंडेंट थी, सब कुछ जायज था। अब जो हुकूमत आ गई है वो कितना बाहर निकल आई है आईएमएफ के साथ, ये भी तो उसी कंडीशंस के अंदर उन्हीं की शराइत के ऊपर माहिदे कर रही है ना। इनके पास कौन सी विजनरी अप्रोच आ गई है कि जो मईशत को आगे निकाल सकेगी? प्रॉब्लम ये इस वक्त इमरान खान या शहबाज शरीफ नहीं है, हमें जो माशी मैदान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए,
जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, और राणा साहब जानते हैं, अगर इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म है तो ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो तो हम कर नहीं रहे। हम डायरेक्ट टैक्सेस लगाने की बजाय आज भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लोगों पे बोझ डाल रहे हैं। हम जो अपनी हुकूमती साइज है उसको कम करने की बजाय फौज दर फौज वुजरा की बनाई हुई है, 50-50, 60-60 वुजरा हमने बनाए हुए हैं, और कई कई वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस बनाए हुए हैं। अच्छा, फिर हमारी हुकूमत के अंदर जो अखराजात का मामला है वो भी कम नहीं हो रहा, उसी प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। यानी अब आप देखिए ना, ये कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, इस इकोनॉमिक दिवालियापन में भी इंटरनेशनल टूर चल रहे हैं अरकान असम्बली के, लोग वजारतें वजीर जा रहे हैं पूरे के पूरे, और उसके अंदर पैसा भी लग रहा है। तो भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इस वक्त मईशत डूबी पड़ी है, तो खुदारा अपने अखराजात कम करके हमें दिखाएं, हमें नजर आए ना। अभी एक मिनिस्टर जाएगा, 50 गाड़ियां उसके पास शू 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 ऑस्टेरिटी मेजर यानी कि किफायतवारी नहीं है, हमारी मईशत चल नहीं रही है, हम फंसे हुए हैं, और इस तरह से अखराजात को कम नहीं किया जा रहा। और आपकी नजर में अगर ये इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट निकलता है, अगर पीटीआई के हक में नहीं है, जो कि आप कह रहे थे कि पीटीआई के पास ऑप्शंस हैं, तो वो एजिटेशन करेंगे तो मुझे तो एजिटेशन ही नजर आ रहा है, दोनों तरफ से एजिटेशन नजर आ रहा है, दोनों तरफ से, पीएमएलएन से भी। सर पीएमएलएन देखिए ना, जब वो पीटीआई बाहर निकलेगी तो हुकूमत भी तो जवाब देगी ना, तो हुकूमत का जवाब क्या होगा, उसी के नतीजे में फिर एक रद्द-ए-अमल की पॉलिटिक्स तो डेवलप होगी ना दोनों तरफ से। जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम गिरफ्तार करेंगे, तो गिरफ्तार करेंगे तो फिर उसका एक रद्द-ए-अमल तो आएगा ना। ठीक, हमें जी आफ्ताब साहब ने, आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी ज्वाइन। आफ्ताब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर आपने मचाया हुआ है, तो क्या हम ये समझें कि आपको हार नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपने पहले ही ये झंडा बुलंद कर दिया है कि भाई धांधली होने जा रही है? बहुत शुक्रिया अली कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आप मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू, उन दोनों साथियों को मेरा सलाम। देखिए बात ये अली कि इलेक्शन के अंदर क्या चीज़ें मायने रखती हैं। आप लोग तजियाकार हैं, वो किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। उसका एक तरीक़ेकार तो ये होता है कि जी आप जलसे देखते हैं कि लोगों का जोश और जज्बा देखते हैं कि जी बहुत ज़्यादा है, और फिर पोल जो कि आजकल, तो पहले तो ये होता था कि कोई एजेंसी पोल करके बताती थी कि जी सर्वे ये बताते हैं, लेकिन आज तो हर मीडिया वाला जो है, बल्कि आज अब तो मैंने देखा कि हर एंकर है। अभी मैं पिछले दिनों, कल परसों की बात है कि मैं देख रहा था मोहित फारूक साहब जियो वाले, वो खुद निकले हुए थे, और इसी तरह दूसरे निकले हुए थे ARY के जो है, और इसी तरह बहुत सारे चैनल्स के लोग जो निकल के लोगों के पास जा रहे थे और पूछ रहे थे कि जी आप किसको वोट देंगे, क्या है। और वो उसमें जो लोगों के पोल है, जो टीवी सर्वे बता रहा है, वो बता रहा है कि पीटीआई को वहाँ पे फौकियत हासिल है। सर लेकिन कथा कलामी के लिए माज़रत, बात मुकम्मल कीजिएगा, ये जो सर्वेज हैं सर, ये सर्वेज ठीक है, मतलब एक आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन ये कि इसको कोई मानता नहीं है, और फिर बीच में कई मरतबा इस तरह भी होता है, मैंने खुद इस तरह के बेशुमार सर्वेज किए हैं कि सर्वे कुछ और कह रहा होता है, रिजल्ट कुछ और कह रहा होता है। देखें बात ये है कि अब वो पहले वाला दौर तो रहा नहीं कि 77 का दौर हो या कुछ और हो कि जी वहां पर पता ही नहीं था लोगों को। अब तो मीडिया की आंख, आपका कैमरामैन से कोई चीज बच नहीं सकती। अच्छा, फिर अब सर्वे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो इसलिए खास तौर पे नाम लेके आपको बताया है जियो का, कि आप खुद देख लीजिए, कल परसों की बात है, मेरे ख्याल में हामिद मीर के प्रोग्राम थे, फारूक ने किया सर्वे। जी, तो किया ना। उसमें उन्होंने क्या लोगों से पूछा, वो अगर उसको वो कर लेते कि जी जो पीटीआई वाले थे उनको काट कर और सिर्फ नून लीग के बता रहे होते तो कहते क्या, वो जो लोगों की राय थी वो लोगों की राय दे रहे थे। अच्छा, यही एक तरीकेकार है ना जिससे पार्टियां समझती हैं कि हम लोगों के अंदर मकबूल हैं। अब रिजल्ट अगर उसके बरक्स आता है और वहाँ का मकामी जो है वोटर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर क्या होगा? मतलब ये एजिटेशन तो उसी सूरत में होगा ना कि जब वहाँ के मुकामी लोग कहेंगे कि ये धांधली हुई है, तो फिर आप एजिटेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ के लोग कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आया, हमारे पोलिंग एजेंट के पास जो रिजल्ट था वही है जो अनाउंस किया गया है, तो फिर, और अगर मैं तो यही कहता हूँ, चाहे मैं पीटीआई का हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और भले नून लीग जीत जाए, कोई भी जीते, क्योंकि जमहूरियत अगर मुस्तहकम होगी। लेकिन फेयर इलेक्शन आप किसको डिक्लेयर करेंगे फेयर इलेक्शन? और फेयर इलेक्शन की बात करते हुए फिर साथ ही फौरन पीएमएलएन की तरफ से हवाला दिया जाता है डस्का के इलेक्शन का, कि जहां पर आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो भी गायब हुए, डब्बे भी गायब हुए, धुंध वाली बात हुई, फिर इलेक्शन कमीशन ने वहां पे दोबारा इलेक्शन करवाया। तो वो कहते हैं जी आप खुद भी तो आपके सामने है कि क्या करते हैं आप, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर, कमिश्नर, जो मुतलका कमिश्नर थे उनसे रब्ता करते रहे, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था, चीफ सेक्रेटरी से बात नहीं हो रही थी। बिल्कुल सही बात है। अगर वो किस वजह से कह रहे थे, वो इस वजह से कह रहे थे कि उस वक्त सूबे के अंदर हुकूमत हमारी थी, वफाक में हुकूमत हमारी थी, ठीक है ना जी। और अब तो सूबे के अंदर हुकूमत उनकी है,
और वफाक के अंदर हुकूमत उनकी है, और जबकि उनको किसी चीज की इजाजत नहीं है। मैं अभी यहाँ तरक्याती काम करा रहा था, मैं भी हमारे यहाँ भी क्योंकि 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन है, उसके सिलसिले में मैं आया हुआ था, तो मुझे मेरे बताया लोगों ने कि जी डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जो भी तरक्याती काम हो रहे थे सब बंद कर दो। अच्छा। अब जब हाँ, मैंने कहा यार मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह करके ये काम हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो जाए, हमारे सीवरेज की लाइन डल जाए, हमारी पानी की लाइन डल जाए, उसको रुकवाने से क्या फायदा होगा। लेकिन क्या कि जी वो जो 8-10 दिन है और डिले, फिर उसके बाद फिर और डिले, मतलब ये चीज है। इसी तरह अब जब अगर अब तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इन्हीं की मर्जी के है ना, तो जो इल्जाम ये हम पे लगाते थे वही हम इल्जाम इन पे भी लगाएंगे कि जी ये रिजल्ट तो ये नहीं है, क्योंकि लेकिन ये आवाम का फैसला होना चाहिए। आवाम उसको अगर एक्सेप्ट करती है तो हम जितनी मर्जी मुखालफत करते रहे उसको कोई असर नहीं होगा। मगर बहरहाल ये देखें अली भाई, मेरी भी ख्वाहिश यही है, आपकी भी ख्वाहिश यही है। राना साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए जो है ना, आपको साबित करना होगा कि अगर कोई धांधली हुई है, आप ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब गिनती करते हैं तो पोलिंग एजेंट्स की उनकी मौजूदगी के अंदर गिनती होती है। फिर वो जो फॉर्म 45 है उस पे दस्तखत शुदा अगर टाइमली अपने पोलिंग एजेंट्स जो हैं अपना अपना रिजल्ट ले लें तो इस सिस्टम के अंदर धांधली की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। धांधली तब होएगी अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब कर दिया जाए बगैर फॉर्म 45 इशू किए हुए। तो ये चीजें कहना कि जी धांधली सर्वे हो गए हैं, सर्वे में हमारी जो है वो मकबूलियत है, तो सर्वे में तो हमारे सर्वे में हमारी मकबूलियत है। ये सर्वे कुछ नहीं होता इलेक्शन डे के ऊपर। अगर धांधली होती है, पहले तो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और ना होगी हमारी तरफ से। लेकिन अगर हमें कंप्लेन हो तो हमें चाहिए कि हम सबूत जमा कराएं। राना साहब जैसे आप कह रहे हैं, मुझे तो खुशी होगी क्योंकि मैं तो वो तालिब इल्म हूँ जो कहता है कि जी फिर एग्जाम हो, फिर रिजल्ट हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अगर मेरा मुल्क मजबूत होगा। मैं चाह रहा था एक ब्रेक ले लें, हम एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कंटिन्यू विद डिस्कशन फ्रॉम हियर। जी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलमान साहब, आपने राना साहब की भी बात सुनी और आफ्ताब साहब की भी। अब कल अगर हम इलेक्शंस डे में जा रहे हैं, यकीनन डेफिनेटली बड़ी हीटेड सूरत हाल है दोनों पार्टीज़ की, तो आपको लग रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल विल बी अंडर कंट्रोल, या जो डस्का में हमने देखा था जब पहला इलेक्शन हुआ था, एंड आई बिलीव पिछले साल ये फरवरी में हुआ था 2021 में, तो अभी ऑन अ लार्जर स्केल खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है? देखिए ये तो कल पता चलेगा कि जिस वक्त इलेक्शन होगा और उसकी रिफ्लेक्शन क्या आती है, किस तरह से मामलात चलते हैं, कैसे उसको इंतजामी तौर पे कंट्रोल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल निकल के आता है, इंतजामिया का क्या रोल निकल के आता है, खुद पॉलिटिकल पार्टीज के क्या रोल निकल के आते हैं, फिर वो एविडेंस आ जाएंगे, क्योंकि अब वो छुपने वाले नहीं है। आज की जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, उसमें से चीज़ें बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं, और डस्का के इलेक्शन में भी जो चीज़ें वायरल हुई उसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया था, जहाँ से चीज़ें उठी थी। अभी राना साहब ने कहा कि जी देखिए जी, इलेक्शन को साबित करने के लिए कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो सबूत और शवाहिद देने पड़ते हैं। मैं यही सवाल पूछता हूं कि 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें पीएमएलएन ने कौन से शवाहिद और कौन से सबूत किस अदालत में पेश किए थे, जिसका नैरेटिव आपका बिल्ड है कि 2018 का इलेक्शन है। और मैं मानता हूं कि 2018 के इलेक्शन में बेशुमार मसाइल थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं बतौर पार्टी, आपने किसी फोरम पे जाके उन तमाम चीजों को चैलेंज किया? आपने कहीं जाकर वो एविडेंस मीडिया के सामने दिखाए? आपने किसी अदालत में जाके कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब ये है वो शवाहिद जिसकी बुनियाद पे हम 2018 के इलेक्शन को चैलेंज करते हैं? नहीं किया। और उस वक्त तो एक सुन ले जरा राना साहब, सुन ले जरा, आप मुझे इस तरह से ना बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने किस अदालत में जाके चैलेंज किया? मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है, अगर आपने कहीं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, इलेक्शन कमीशन के पास चैलेंज किया है, तो आज तो 4.5 साल गुजर गए ना, 18 का इलेक्शन भी गुजर गया ना, तो उसके बाद क्या चीज हमने देखने को मिली है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ ये सारी सियासी जमातों का। अभी ये राना साहब की पार्टी जो है 2018 के इलेक्शन के बाद कहती थी इस्टेब्लिशमेंट का, नैब का, इलेक्शन कमीशन का और इन सब का आपस में नेक्सस बना। ये उस वक्त इनका नैरेटिव ये था, ये इलेक्शन कमीशन को भी उतना ही लताड़ते थे जितना आज इमरान खान लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनका नैरेटिव वो था। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है आज इमरान खान को नैरेटिव लेके चल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चले मैं मान लेता हूं जितने इलेक्शन पीएमएलएन जीती है जरा उसको निकाल दें, जितने इलेक्शन पीएमएलएन पाकिस्तान में हारी है उन तमाम इलेक्शन के बारे में पीएमएलएन का सरकारी नैरेटिव यह है कि हमें धांधली से हराया गया।
ठीक है। पीपल्स पार्टी जितने इलेक्शन हारी है उसने कहा हमें जान के हराया गया। पीटीआई कहती है जो हमारे हैं वो भी धांधली से हराए गए। और भाई इस पाकिस्तान में अगर किसी जमात ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया होता तो आज हम यहां ना खड़े होते ना। 2002 के इलेक्शन के अंदर, 2013 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में, पीछे चले जाएं, सारे इंतखाबात के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज के एक ही एटीट्यूड है और सब ने आके मीडिया बैशिंग की है। किसी ने जाके इसको सही तरीके से अदालती फोरम पे चैलेंज नहीं किया। एक चैलेंज हुआ 2013 का जिसके बारे में अदालती कमीशन बना तो पता चला जी इंतखाबी धांधली कोई नहीं हुई, इंतखाबी बेजाब्तगियां हुई हैं, वो भी हमारे सामने है। और यही इलेक्शन कमीशन है जिसके बारे में पीएमएलएन का बड़ा स्ट्रांग मौकफ रहा है। अच्छा, अब आज वो इलेक्शन कमीशन आजाद हो गया है, यानी आज पीएमएलएन के लिए इलेक्शन कमीशन आजाद है। वाला है वो कहता है इलेक्शन ठीक मैं वही तो कह रहा हूं प्रॉब्लम है। यही इमरान खान कहते थे, इमरान खान जब उनकी निगरानी में इलेक्शन को तो कहते थे वो इलेक्शन कमीशन आजाद है, और ये आज कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन आजाद है, खुद मुख्तार है। कल इनकी बारी आएगी तो ये कहेंगे यही इलेक्शन कमीशन जो है हमें हराने के लिए। मैं फिर उसके बाद आपसे मैं फिर कहूंगा बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो रात को सुबह जो है वो 6 बजे नहीं आना चाहिए। इलेक्शन का रिजल्ट जो है 10, 11, 12 बजे तक आ जाना चाहिए। अगर इलेक्शन का रिजल्ट डिले होता है इसका मतलब है कि कोई ना कोई खराबी है। उसकी वजह ये हर पोलिंग स्टेशन पे 1000-1500 से ज्यादा वोट्स नहीं होते। उसको गिनती करने के लिए आप 3 घंटे ले लें, 4 घंटे ले लें, उसके रिकाउंटिंग करने के लिए आप 1 घंटा और ले लें, 5-6 घंटे से ज्यादा मुमकिन नहीं है कि कोई भी पोलिंग स्टेशन जो है वो रिजल्ट को डिले करे। जो 2018 का इलेक्शन था उसके रिजल्ट तो 2-2, 24-24 घंटे बल्कि 48-48 घंटे नहीं लोगों को। लेकिन इसी तरह से राणा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, लेकिन इसी तरह 2013 में पीटीआई को शिकायत थी कि अभी इलेक्शन रिजल्ट्स पूरे आए नहीं थे और नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी थी। वो ट्रेंड देख लिया था ना जी, उनको नजर आ गया था कि ट्रेंड किस तरफ है, क्योंकि ज्यादातर जो अनऑफिशियल रिजल्ट होता है वो जब 50-60% आ जाए तो वो टीवी वाले दिखा रहे होते हैं लाइव, आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो मसला तब होता है जब कोई 8-9 बजे या 10 बजे के करीब रिजल्ट आना रुक जाता है। अच्छा राणा साहब आप ये बता दें पाकिस्तान, राणा साहब आप ये बता दें, एक सेकंड आप ये बता दें, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून कौन सा इलेक्शन हारी है, बस ये मुझे बता दें आप, जिसको आप समझते हैं कि हमारे थे। मैं देखिए सलमान साहब, मैं बात फिर वो सिंपल करूंगा, अगर आज इस इलेक्शन में भी रिजल्ट सुबह 6 बजे तक नहीं आता तो धांधली हुई है। तो इसका मतलब सारे इलेक्शन आप जो हारे थे वो सारे धांधली वाले थे। ये बताइए। नहीं, मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूं। अगर यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस जो आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि आप नताइज को, रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं प्रोसीजर कि रिजल्ट जो है वो 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में आ जाना चाहिए। अगर उसमें डिले है तो फिर ये मसला खराब है, चाहे वो हमारा आज हम हुकूमत में हो या बाद में हम ऑपोजिशन में हो। एक सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर रिजल्ट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पे सिग्नेचर के साथ पोलिंग एजेंट्स को नहीं देता तो ये भी धांधली है, चाहे हम गवर्नमेंट में हो या हम ऑपोजिशन में हो। ये चीजें देखने वाली हैं, इनको आप मॉनिटर करें। देखें 20 सीटों पे इलेक्शन है, मीडिया का जो है वो कौन सा आपकी 300, 350 या 400 नशिस्तों पे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। अगर कहीं कुछ होगा मीडिया भी दिखाएगा, अदालतें भी खुली हैं, ईसीपी भी मौजूद है। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि पुरअमन होना चाहिए। अगर हम हारे हम एक्सेप्ट करेंगे रिजल्ट। ठीक है आफ्ताब साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब में बढ़ रहे हैं। ये बताइएगा, बड़ा मैं ज़रूरी सलमान साहब से भी पूछना चाह रहा था लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि आपकी तरफ से ये बात आई है तो फिर आप बेहतर बता सकते हैं। ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कौन है? अच्छा, मेरे से ये हामिद मीर ने भी ये सवाल किया तो मैंने हामिद मीर से कहा कि आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बारे में, तो आप ही बता दें। तो वो हंसने लगे। तो बात ये है कि अगर मुझे पता होता अली, तो आपको पता है मेरी आदत का, मैं बहुत पेट का हल्का हूँ, मैं फौरन बता देता आपको। इसीलिए शायद आपको अब तक बताया नहीं है। हाँ, बस मुझे नहीं बताया तो जो लेकिन बाहर देखें, मैं ये कहता हूँ लेकिन ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई खास तौर पे कोई मुल्तान जाकर बैठे हैं। दोस्त हो अली भाई, आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाइयों की तरह। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं हारूं या जीतूं, मैं कहता हूँ इस मुल्क को अब आगे की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल तरक्की करें। देखिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या मुस्तकबिल छोड़ के जा रहे हैं। यही लड़ाई झगड़े फसाद है, ये चीजें, इससे बेहतर नहीं है कि हम दुनिया की तरह। आफ्ताब साहब, आप पता है क्या आप और मैं, हम पता है क्या छोड़कर जा रहे हैं? ये कराची में जो भी हालिया बारिशों में जो मंजर नजर आया ना हमें, कि पूरा शहर डूबा हुआ था, लोग तैर रहे थे, लोग अपनी वो निकाल के घर से गाड़ियों से बांध बांध के बोट्स चल रहे थे, गाड़ियों के अंदर पानी था, और ये हम छोड़कर जा रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ,
लेकिन आप यकीन करें कि मैं अभी अपने हलके के अंदर बैठा हूँ, अगर मैं वीडियो ऑन करके आपको दिखा सकता जिस तरह लोग बैठे हैं, मेरे इस्तकबाल किया, इसलिए कि मैंने वहाँ थोड़ा बहुत डिलीवर किया, लोगों की खुशियों में शरीक हुआ, गमों में शरीक हुआ, कुछ तरक्याती काम कराए। तो मैं आज मतलब सर उठा के यहाँ आता हूँ। मैंने ये नहीं हुआ कि जीतने के बाद मैं दोबारा नजर नहीं आया। तो यही मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जिसको भी अल्लाह मौका दे, इज्जत दे, उसको चाहिए कि वो सर्व करे इस मुल्क को। है जब जहाँ लोग आपको वो ये मुल्क आपको इज्जत दे रहा है तो उसके बदले में आपको अच्छा चले, मैं सलमान साहब की तरफ जाने से पहले एक और, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर आपके साथ, आपके खिलाफ हैं, आपके हक में नहीं है, तो ए से लेके बाकी जितने भी हैं वो आपके हक में हैं, वो ए से लेके डब्ल्यू तक, ए से डब्ल्यू तक आपके साथ हैं। मैं बताता हूँ, ए से अली है, ए से आफ्ताब है, ये हमारे साथ हैं। और कल वो डब्ल्यू से वक्कास साहब जो थे, क्या नाम था, शेख वक्कास, वो हमारे साथ हैं। अच्छा। तो बाकी वाई और एक्स का मुझे नहीं पता हुआ। बड़ा सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में जो न्यूट्रल की डिबेट है जी, ये कभी किसी के साथ होती है और कभी किसी की हिमायत और मुखालफत में पेश होती है। असल में न्यूट्रल तो नहीं, वो तो रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाडले बदल जाते हैं। कभी वो पीएमएलएन की शक्ल में आ जाते हैं, कभी वो पीटीआई की शक्ल में आ जाते हैं, कभी एमक्यूएम की शक्ल में आ जाते हैं, तो लाडले बदल जाते हैं। यानी आप देखिए ना, वोट को इज्जत दो का बयानिया वाला जो है वो तो सारा पीछे रह गया ना। अब शहबाज शरीफ तो अब तो लाडले हैं। मुझे प्रोग्राम को क्लोज इसलिए मेरा मतलब है कि वो न्यूट्रल जो है वो ही अपने आप को परफॉर्म करें कि जो सवालात उन पे उठ रहे हैं उनको जवाब भी आने चाहिए। ये बता दें कि कल का लाडला कौन है? देखिए, कल का लाडला तो बज़ाहिर मुझे तो इस वक्त कोई बड़ी डिबेट नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि पीएमएलएन अपनी हुकूमत मेंटेन कर और लेकिन मुझे जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूं कि उसके बाद एक नई महाजराई जो पैदा होगी उसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों उलझ के रह जाएंगे। उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सवाल तो बहुत पीछे रह गया। सर, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। रान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आफ्ताब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।